बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम ख़बर, और वो मैं आपके साथ यहाँ पे पहले शेयर कर लूँ बिफ़ोर आई गो टू माय गेस्ट्स और इंट्रोडक्शन कराऊँ। मैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक अफ़गान कोऑपरेशन फोरम जो है उसने काबुल में एक आय कैंप जो है, मुफ्त आय कैंप वहाँ पे लगाया है। उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ज़रूर देखिए। ये इसलिए दिखाना ज़रूरी था जी, कि मैं चाहता ये था कि आप लोग देखें कि एक हमसाया मुल्क है हमारा, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प आउट करें, और उसके जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक छोटी सी कोशिश जो मैंने आपके सामने रखी। मैं मईशत पे बात करना चाहूँगा। मेरी अपनी इकॉनमी थोड़ी सी ख़राब है, बट देन अगेन मैं बताता चलूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इकॉनमी का यहाँ पे। बट देन अगेन मैं कोशिश ये करूँगा कि जो सवालात हैं, जो आम लोगों के जहनों में सवालात हैं, वो आपके सामने मैं रख दूँ। मेरे साथ मौजूद होंगे आज शब्बर जैदी साहब, चेयरमैन रह चुके हैं FBR के। हसन बेग साहब हैं जनाब, अनदर एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी जी। मलक बोस्तान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब, और डॉलर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। अरसल अमजद हाशमी साहब मेरे साथ हैं, एडवोकेट है हाई कोर्ट के। मैं इनसे जानना ये चाहूँगा जनाब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक़ मिला है, बिल पास हुआ है, और वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, कब तक हो सकता है, उसमें कोई मुश्किलात तो नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो EVM मशीन्स के बारे में जो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैपेसिटी जो है इन्हेंस करे, और EVM मशीन जो है आइंदा आने वाले इलेक्शंस में उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है, और EVM मशीन्स के तहत इलेक्शन हो। क्या ये मुमकिन है या नहीं है, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। शब्बर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, और जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त इश्यूज़ जो है वो अनगिनत हैं। इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि उनको मेरे ख़्याल में अगर इसको जॉट डाउन किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त बन सकती है, और सारा शो ख़त्म हो जाएगा। बट दैन अगेन कुछ सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशंस हैं हमारे पास या नहीं है, और आपने कई मरतबा सॉल्यूशंस पेश किए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई कान धर रहा है, कोई अमल दरामद कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? हमारी जो कीमतें हैं वो रुक नहीं रही, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और इश्यूज़ पे इश्यूज़ हैं। और यही एक सिचुएशन बन सकती है हुकूमत के लिए, किसी भी इलेक्शन के लिए। और हुकूमत ख़ुद भी इस चीज़ को एडमिट करती है कि जनाब महंगाई जो है एक इशू है, एक सिचुएशन है। बट देन अगेन दे कीप टेलिंग द पीपल कि जनाब हम इसको रोक लेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको कम कर लें। इज़ इट पॉसिबल, या इट्स लाइक जस्ट मियर स्टेटमेंट्स जी? देखिए, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पे अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी बुनियादी इशू पर अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा सके। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस डॉलर के रेट के ऊपर। हम्म। और जिस तरह आपको याद हो, शायद मलिक बुस्तान साहब यहाँ मौजूद हैं, हम्म। उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है और अफगानिस्तान आ रहा है। इस पे हम लोगों का अपना एक व्यू है। मगर राना साहब, अगर आपने कोई 3-4 दिन पहले की एक खबर पढ़ी हो जिसमें स्टेट बैंक गवर्नर ने बैंकों के प्रेसिडेंट से कहा था कि उनकी ट्रेजरीज करेंसी की स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व हैं, हम्म। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और मैं आपके प्रोग्राम में बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इक़दार हैं काम करने की, और जो जिस तरह से हमारा मैं कह सकता हूं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी और हमारे लोग जिस तरह से बेलगाम हो गए हैं और पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं,
अब आप मैं जो आपको सब कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो डॉलर के अंदर मलिक बोस्तान साहब से ज्यादा आपको जा सकते हैं, मगर ये डॉलर पे जो उतार चढ़ाव हो रहा है इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक स्पेकुलेशन, गैमलिंग और प्रॉफिटियरिंग का है। और जिस तरह स्टेट बैंक के गवर्नर ने एडमिट किया है कि इसमें बैंकों की ट्रेजरीज फाउल प्ले कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में इन हालात में भी बैंकों की ट्रेजरीज करेंसी मार्केट में फाउल प्ले कर रही हैं, तो हमने उनको सही करने के लिए क्या किया है? सिर्फ मीटिंग करने से नहीं होगा, हमें कुछ चीजें सख्ती से करनी पड़ेंगी। और एक दो जो हजरात या एक दो इदारे जो इसमें इन्वॉल्व है उनको मिसाली तौर पे पेनलाइज करके फाइनेंशियल टर्म्स में, और ये पाकिस्तान में साबित करें कि पाकिस्तान की स्टेट कायम है। दूसरी बात जो है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया है। मैं पर्सनली इस डिस्काउंट रेट के बढ़ाने के फेवर में नहीं हूं, और मेरा जाती ख्याल है कि इससे गवर्नमेंट जो ग्रोथ का मोमेंटम है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मोमेंटम है, जो इन्वेस्टमेंट मोमेंटम है, वो कम हो जाएगा। हाँ, ये इस लिहाज से सही है कि अगर इससे महंगाई में काबू आ सके, मगर मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एक उस पैसे का है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और एक उस पैसे का है जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अगर आप आज एक जो इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को अगर आप मनी इन सर्कुलेशन के रेफरेंस से देखें, तो पाकिस्तान में मनी इन सर्कुलेशन बहुत बड़े में चली गई है, और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं समराइज ये करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अब आम रवैये या आम तरीके या क्लासिकल मेथड से इकोनॉमी को चलाने से हटना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग डॉलर्स। और मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, एक्सचेंज कंपनीज को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अफगानिस्तान से डॉलर जा रहा था, मगर रिसेंट मंथ में रिसेंट वीक में डॉलर अफगानिस्तान से आ रहा है, और टीटियां अफगानिस्तान की अब पाकिस्तान के नाम पर आ रही हैं। मैं उसको आई डोंट नो मच बेटर जानता नहीं हूं, मगर ये मलिक साहब बताएंगे आपको। मगर ये सब चीजें इस बात की शांति ही करती हैं कि गवर्नमेंट को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लेने पड़ेंगे। अगर उन्होंने नहीं लिए, और उसमें मैंने एक और बात भी कही थी, शायद आपको प्रोग्राम में ही कही थी मैंने, कि गवर्नमेंट को 5 जरूरी अशिया को राशनिंग करनी चाहिए। वो राशनिंग करें 5 अशिया को। मैंने उसमें बताया था आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चीनी और चने की दाल। ये 5 आइटम जो है इनको राशनिंग की जाए और इनकी मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाए। अब हम मार्केट इकोनॉमी के साथ खेलकर इस सिस्टम को नहीं चला सकते फॉर द टाइम बीइंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लेने पड़ेंगे, आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा। इसका नुकसान अगर नहीं हुआ तो उसका नुकसान गवर्नमेंट को तो होगा ही, मगर स्टेट को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टेट के ऊपर से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। मलक साहब, जैसे कि कह रहे हैं शब्बर साहब के कुछ बैंक्स के ट्रेजरीज जो हैं वो फाउल प्ले कर रहे हैं, और अगर वो फाउल प्ले कर रहे हैं तो उनको एक सबक सिखाना चाहिए, एक एग्जाम्पल बना देना चाहिए बाकियों के लिए, ताकि इस किस्म के फाउल्स बाकी लोग या बाकी बैंक्स जो हैं वो ना प्ले करें। एक तो ये मुझे समझा दें ये मुमकिन है या नहीं है, और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर्स की बातें करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेयर्स कौन से हो सकते हैं वो जो लिए जा सके? मतलब बेसिकली बात जो शब्बर साहब कर रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या हो सकती है? देखो, शब्बर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया है। ये चेयरमैन भी रहे हैं और माशाल्लाह इनका बड़ा तजर्बा है ख़ास तौर पर फाइनेंस का। तो जहाँ तक गवर्नर साहब की बात है, तो गवर्नर साहब से बड़ा मेरा ख्याल मुतबर जरिए तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर एक मुल्क का गवर्नर है जो मुल्क का अमीन भी है, और वो कह रहा है कि बैंक स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो इसमें तो फिर शक की गुंजाइश रहती नहीं है। और इसमें जो है स्टेट बैंक के पास ही वेपन है इनको सीधा करने के, और उसका तरीका ये होता है जो पहले भी ये होता था। तो एक दफ़ा पहले भी ये बात हुई थी, और फिर वज़ीर ख़जाना साहब थे जो उस वक्त डार साहब थे, उन्होंने इनको बुलाया तमाम प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा जी हम आपकी एन ओपन पोजीशन जो होती है, नेट ओपन पोजीशन जो कि बाहर ये फॉरेन एक्सचेंज रख सकते हैं, और 3 दिन का होता है, वो हम आपकी कम कर देंगे। इसी तरह आपके नास्टो अकाउंट कम कर देंगे, और इसी तरह हम कैश मार्जिन तमाम चीज़ों पे लगा देंगे। तो इससे बैंकों को बड़ा नुकसान होता है। कैश मार्जिन अगर हर चीज़ पे हो जाए
क्योंकि जितना भी इंपोर्टर है वो जब एलसी खोलता है तो क्रेडिट पे खोलता है और 3 महीने का इंटरेस्ट बैंकों को मिलता है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे अगर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक कमा रहे हैं। इस तरह ज़्यादा मुनाफा दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो उसकी यही वजह है, इनको हर तरह से छूट मिली हुई है और ज़्यादातर जब गैर मुल्की बैंक बन गए हैं उससे हमारी हुकूमत भी थोड़ा सा वो एक्शन नहीं लेती जो लेना चाहिए। मैं समझ स्टेट बैंक का ये रोल है, उसको ये रोल अदा करना है और इनको काबू करना है, वरना डॉलर का रेट इसी तरह बढ़ता रहा तो पाकिस्तान एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है और पहुंच जाएगा। तो इससे मैं समझता हूँ हुकूमत को भी और स्टेट बैंक को सख्त एक्शन लेना चाहिए और जैसा कि आपने कहा है बिल्कुल उनको काबिल मिसाल बनाना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। मुल्क की इकानमी से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अगर पैसे से खेल रहे हैं। और जहाँ तक इसको रोकने का तल्लक है वो स्टेट बैंक कई दफ़ा ये इकदाम करता रहा है, लेकिन जो चीज़ें मैंने कही हैं ये वेपन अगर इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूँ दूसरे दिन ही ये बैंक वाले सीधे हो जाएंगे और तमाम चीज़ों पे कैश मार्जिन 100% कर देंगे तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर ये हो जाता है तो रुपया काबू आ जाएगा, वरना काबू करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी देखो ना पिछले साल आपका जो इम्पोर्ट बिल था इसी जुलाई से अक्टूबर तक 15 अरब डॉलर था, आज 25 अरब डॉलर हो गया और 4 महीने का खसारा अगर आपका 10 अरब डॉलर है तो ये मतलब 12 महीने में तो 15 से 20 अरब डॉलर जाएगा। तो आप कैसे काबू करें, कितने की आप कर्जे लेंगे? ऐसे ही कहीं वक्त ना हो कि हम कर्जे लेने के लिए हम दिफा के लिए पैसे ना बचें। और दुनिया की जो इस वक्त साजिश है वो यही कि पाकिस्तान को इम्पोर्टर कंट्री बना के इसको इतने कर्जे पे जुकड़ दिया जाए कि कर्जे वापस करने के काबिल ना रहे ताकि हमारी फ़ौज को और हमारी इकानमी को तबाह किया जाए। तो सोचने का मकाम है हुकूमत का भी, फ़ौज का भी और सब का और बैंकों का ख़ास तौर पर। वो उन्होंने मुल्क को बचाना है और पे के उन्होंने मुस्तहकम करना है और इस तरह हमें इम्पोर्टर कंट्री के बजाय हमें एक्सपोर्टर कंट्री बनना होगा, वैल्यू एडेड में होगा, प्रोडक्शन में आएगा। वरना जितने मर्जी आप रुपया गिरा लें, अगर आप देखें 2018 में आपकी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की 13 अरब डॉलर जो कि मुश्किल से अब 15 अरब डॉलर हुई है। तो इतना आपने डिवैल्यू 60% करने के बाद भी आप एक्सपोर्ट उस तरह नहीं बढ़ा सके डिवैल्यू, क्योंकि हाल ही क्योंकि इस वक्त भी 90% चीज़ें इंपोर्ट हो गए, उसमें रॉ मटीरियल रहा, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी जो इम्पोर्ट बिल से अदा की जा रही है। एक्सपोर्ट का वॉल्यूम हमारा 33% है जबकि इम्पोर्ट हमारी 76% बढ़ चुकी है। तो इसमें हुकूमत को जो है इस पर सोचना होगा और इम्पोर्ट की बजाय ठीक है जितने भी सनती अदारे हैं या जितनी भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वो कहते हैं जी हम तो रॉ मटीरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं। मशीनरी जो है 41% इम्पोर्ट हुई है पिछले 4 महीने में सन्नत के लिए, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ज़री पैदावार जो कि इस वक्त हमारी सालाना 10 अरब डॉलर के अजनास हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और 12 अरब डॉलर के हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, 22 अरब डॉलर तो हमारे यहीं चला जाता है। तो इनको सोचने का मकाम है, हमें बिजली को जो बिल को कम करना है, डीजल पे बिजली को कम करना है, हाइड्रो पे लेके आना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 5 अरब डॉलर सालाना बचा सकते हैं अगर विंड पे, सोलर पे और हाइड्रो पे ले जाते हैं। तो हमें ये अभी करने का वक्त है, इसके बाद आप कब कर गए, कब ख्वाब गफलत से उठेंगे जब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक, उन्होंने सारा ओनस जो है हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल डाल डाल दिया दिया है कि जनाब वो ईवीएम मशीन्स को जनाब इस्तेमाल करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और वो इलेक्शन में यूज़ हो। पॉसिबल है इलेक्शन कमीशन ऑन इट्स ओन कर सकता है ये सब कुछ? एब्सोल्युटली नॉट जी। ये जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो कह रहे हैं जनाब कि इस तरह हम ये जो फाउल प्ले कर रहे हैं बैंक्स कुछ, और उसके अलावा शब्बर साहब भी कह रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। मलिक साहब भी यही कह रहे हैं कि कब लेंगे कोई मेयर्स, कब कोई इकदामात उठाएंगे, जब सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा उस वक्त उठाएंगे। जब सारी चीज़ें सब सामने हैं हुकूमत के भी और जो यहाँ पे कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लोग बैठे हैं उनके भी सामने हैं सब चीज़ें, तो फिर ये अभी तक डिले क्यों है और क्यों इंटेंशनली डिले किया जा रही है सारी चीज़ें, या क्या व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, क्यों इस तरह गड़बड़ हो रही है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली हमें स्टार्ट करना होगा। शब्बर जैदी साहब ने भी सही बात की और मलिक बोस्तान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि ये मुल्क जब बिल्कुल यानी डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा या डिफ़ॉल्ट के करीब होगा तो तब हम जाके मैयज़ लेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशनलिटीज़ मेरा ये ख्याल है कि वो IMF का प्रोग्राम है जो बेसिकली हमारी सारी सिचुएशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि
देखें स्टेट बैंक का काम क्या है। स्टेट बैंक का काम एज ए रेगुलेटर है और उसका बेसिक फंक्शन जो है ना वो मॉनिटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। और मॉनिटरी पॉलिसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना है और उसकी बैलेंस रखना है फिस्कल पॉलिसी के साथ। अब यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है कि पहले जो है स्टेट बैंक का एक जो काम हुआ वो डॉलर को व्हाट एवर रीजंस, बहुत सारी रीजंस होंगी, जब मुझे आपको याद होगा 27 बिलियन डॉलर के रिजर्व से तब भी हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही थी। व्हाट फॉर? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो एजेंडा है जिसका हमें और आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा था चीज़ों को और हमारी करेंसी को डिप्रिशिएट किया जा रहा था फॉर द पर्पजेज कि कल को हमने जो दूसरी कंडीशनैलिटी पूरी करनी है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की, उसमें हमें आसानी हो। मेरा ये ख्याल है कि इसको पहले तो स्टेट बैंक का जो रोल है इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि उसने तो रुपए को स्टेबलाइज करना था। स्टेबलाइज करने की बजाय ऑलरेडी महंगाई जो है ना, डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी साइड पे हम क्या करने जा रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट से हम इन्फ्लेशन को चेक करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन इस तरीके से चेक नहीं होता। देखिए, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट तीनों इन टैंडम काम कर रहे होते हैं। अब उसमें अगर एक्सचेंज रेट को आपने प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं किया तो आप मतलब कुछ भी कर लें तो इन्फ्लेशन नहीं रुकेगा। ये डबल डिजिट पे चला गया, अब मुझे सिंगल डिजिट पे कोई लेके दिखाए, क्योंकि जब तक रुपया आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे, आपने आपका जो रोल था एज ए रेगुलेटर, वो उसको वहाँ पे मुझे बहुत सारा एक खला नज़र आता है कि वहाँ वट एवर द रीज़न, मुझे और आपको राना साहब शक ये है कि कहीं ना कहीं ये कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने बाद जो है अनाउंस होती है, अब उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी मीटिंग्स की 6 की बजाय साल में 8 कर दी है। यानी जैसे हमारा ऑयल की प्राइसेस हम हर साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, महीने बाद और अब 15 दिन बाद मुकर्रर करते हैं, इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है स्टेट बैंक ने। मकसद ये है कि हम जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे कि कब हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, कम करना है। अब मेरे पास एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, आप भी जानते हैं कि जब यहाँ पे कोविड आया, यहाँ पे हालात ख़राब हो गए, लॉकडाउन्स हो गए और उस दौरान 13.25% से इंटरेस्ट रेट आपने विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1-2 महीने के अंदर आप 7% पे लेके आए। जो नेगेटिव आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था उसने ग्रो करना शुरू कर दिया, इसलिए कि लोगों को एक मार्जिन मिल गया। और उसके बाद एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी शुरू होगी, उस वजह से आपका ग्रोथ जो है बेहतर हो गया, 3.94% पे चला गया नेगेटिव से। अब यहाँ पे मुझे तो एज ए इकोनॉमिस्ट सच्ची बात है कि इस बात पे एतराज़ है कि ये इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया गया है और ये रुपया डिप्रिशिएट विदाउट एनी रीज़न। अगर कोई 3-4 बिलियन 6 बिलियन डॉलर अगर आपके रिजर्व्स हो ना, मुझे समझ आता है, हाँ ठीक है रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस आर देयर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा इस चीज़ को चेक करना होगा। और मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, एडवाइज़र साहब की एक भी स्टेटमेंट नज़र नहीं आई जब से ये इंटरेस्ट रेट वाला काम हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है जिस वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सारा प्रोग्राम जो है इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रिव्यू करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ताकि रुपए को स्टेबलाइज किया जा सके, इंटरेस्ट रेट को प्रॉपर रखा जा सके, जिस पे आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिस पे आपका ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रही है, उसको कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ टारगेट को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज मुझे शक ये है कि अगली मॉनिटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है 9.25 के बजाय 9.10 हो जाएगा और एक और मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इस बताए कि कुछ हो नहीं रहा, सब चीज़ें अब एक तीनों इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि नहीं है। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया बेग साहब कि आपने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें भी इल्म नहीं है और यह हमारे सामने नहीं है, विच आर बिटवीन द गवर्नमेंट या स्टेट बैंक के और IMF के दरमियान है, उसका हमें इल्म नहीं है। सो जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो ढके छुपे हैं। मैं इस पे भी कमेंट लेना चाहूँगा शब्बर साहब के भी और मलक साहब के भी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछ लूँ। हमारे साथ अरसल मौजूद है। अरसल, हम लोग
ऑल द टाइम वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ओवरसीज पाकिस्तानीज, रेमिटेंसेज मंगवानी होती हैं। जनाब रेमिटेंसेज आएंगे तो यहाँ पे चलेगा, सारा सिलसिला चलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, उनको वोटिंग का राइट मिल गया, बिल पास हो गए। बिल्कुल जी। अब एक तो ये बता दें कि ये बिल पास तो हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि वी आर ऑल द टाइम वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ओवरसीज पाकिस्तानीज, और उनके पैसे की तरफ देखें, पैसे वहाँ पे दरख्तों पे तो लगते नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं वहाँ पे दरख्तों पे लगते हैं। लेकिन देन अगेन हमें थोड़ा सा वो समझा दें कि वाकई इम्प्लीमेंट हो सकेंगे इन ट्रू स्पिरिट, उनकी वोट बढ़ सकेगी इन द टाइम्स टू कम, इन द इलेक्शंस व्हिच आर अराउंड द कॉर्नर। सर थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो ये चीज़ है सर कि जो हमारे इंटरनेशनल जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका वोटिंग राइट जो है उनका बुनियादी राइट है, which is guaranteed under the constitution as well, और 115 ममालिक के अंदर this has been extremely successful as well, but unfortunately I believe we are a very unfortunate country based on the fact sir कि हम लोगों ने legislations के अंदर काफ़ी ज़्यादा loopholes अभी भी छोड़े हुए हैं। there are certain things which need to be adapted because हमारा सबसे main जो purpose है, जब भी recently हमारे काफ़ी ज़्यादा government departments के अंदर हम लोगों के departments के जितने software हैं वो hack हो गए। उन hack होने की वजह से there were a lot of obstacles which were faced by those government departments as well जी। तो इस वजह से मेरा तो सर यही है कि सबसे हमारा मेन क्रूशल पॉइंट होगा साइबर अटैक। ठीक है, और अभी करंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देयर इज़ अ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन प्रिवेंटिव इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016, और उसके अंदर भी अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व करके उनका इनपुट ले रही है, एंड वी स्टिल नॉट कवरिंग दी साइबर क्राइम एज येट। सो देयरफॉर अभी भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेशंस एग्जिस्ट करते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने भी कवर अप करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर, एंड देयर हैज़ टू बी अ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के बगैर देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी पॉसिबल आउटकम फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा चलें, ये तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ लूप होल्स हैं, Certainly, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, फिर अभी भी ये है। इलेक्शन साल 1.5 साल बाद जो आएंगे, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी स्मूथली उसमें वोटिंग एब्सोल्युटली कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट इज़ देयर टू अकोमोडेट देम, बिकॉज उसके अंदर भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के, अगर फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आप एक वीडियो देखिएगा जिसके अंदर हमारे ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फराज साहब जो हैं, वो एक वीडियो के अंदर उनको बताया जा रहा है कि आप यू कैन पुट मैनुअली एवरीथिंग, लेकिन उसके बाद आप अपना सारा इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका आईडी कार्ड है वो मैनुअली इनपुट किया जाएगा। तो आपका डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगी? एवरीथिंग इज स्टिल इन द एयर एंड द गवर्नमेंट इज हैप्पी अबाउट इट राइट नाउ जी। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके पास इलेक्शन कमीशन की भी बात करूंगा कि उन्होंने सारा ओनस जो है हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है कि जनाब वो ईवीएम मशीन्स को जनाब इस्तेमाल करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और वो इलेक्शन में यूज़ हो। पॉसिबल है इलेक्शन कमीशन ऑन इट्स ओन कर सकता है ये सब कुछ? एब्सोल्युटली नॉट जी, नहीं कर Absolutely सकता। नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन नॉट ऑन इट्स ओन, उनके पास डेलीगेटेड पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के साथ अलॉन्ग विद नादरा दे विल हैव टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन बॉट इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर। अच्छा, वो अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी। बिल्कुल So, मतलब कि एक दफ़ा फिर असेंबलियों में जाना पड़ेगा। नहीं, नॉट असेंबली में नहीं जाना पड़ेगा। इनके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग, इनके अंदर काफ़ी लूपहोल्स हैं जिनको इन लोगों ने कवर अप करना है फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के जिसके फॉर एग्जांपल आपकी लिटिगेशंस जो है आगे फ्यूचर में कवर अप हो सकती हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आपकी लिटिगेशन से क्या मुराद? लिटिगेशन इस सेंस में सर कि हमारे 2013 के इलेक्शंस के बाद देवर एलिगेशंस, ठीक है, कि जी इलेक्शंस रेग हुए हैं, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करने के लिए एंड टू हैव अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन 2023, तो गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद नादरा एंड इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे विल हैव टू वर्क टुगेदर जी। प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ ये बात कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के अगले आगे इलेक्शन आने हैं और करीब होंगे इलेक्शन, तो उस वक्त अगर गैस की शॉर्टेज हुई तो बड़ा रोला पड़ जाना है। तो मेरे पास एक बंदा ज़रूर है इसी स्टूडियो में बैठा हुआ है और वो उसको मैनेज कर सकता है। शब्बर साहब, ये किसी जगह पे कोई अच्छी खबर दे सकते हैं आप मुझे? देखिए, मैं अभी जो बेग साहब बात कर रहे थे जी, और बेग साहब जो बात कर रहे हैं, ये बात आम पाकिस्तानी के दिमाग में है कि कोई चीज ऐसी एग्री हुई है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF
जिस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे इक़दाम कर रही है। देखिए, मैं उस चीज को फुल्ली डिनाई नहीं करता, ना फुल्ली ओन करता हूं, मगर मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को उस धारे पे नहीं लाना चाहती जो सही है। ये जरूर हो सकता है कि उनकी चीजों में डिले हो, मगर कोई इंटेंशनल पर्पस नहीं है जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जाए। जो बात बार बार बेग साहब ने की कि शायद उनकी बात से मैं ये अंदाजा लगा सक रहा हूँ कि शायद वो ये कह रहे हैं कि कोई एक्सचेंज रेट जो है वो IMF के और स्टेट बैंक के पास एग्रीड था और उसको उस तक पहुंचाने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। देखिए, मैं भी इसी मार्केट में बैठा हूँ और बोस्तान साहब भी इसी मार्केट में बैठे हैं। हम कराची में बैठे हैं जो कि बेसिकली मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज की। हमने भी ये बातें सुनी हैं कि 175 का रेट कहीं पे एग्रीड है, मगर मैं समझता हूँ वो फिगर, वो चीजें ठीक नहीं है। और जिस तरह मैंने अपनी बात शुरू की थी कि इसमें तकरीबन 8 से 10 रुपए का, और मेरी बात को मलिक बोस्तान साहब एग्री करेंगे, 8 से 10 रुपए तक का डिफरेंस जो है वो हमारे लोगों का गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, प्रॉफिटियरिंग और ये र्यूमर मॉन्गरिंग है। और ये जो बात की जा रही है कि 175 वाली बात है, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों ने डॉलर में बाइंग शुरू की हुई है, डॉलर को होल्ड कर रहे हैं और ये रुपया बढ़ रहा है। मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्शन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जो बात मलिक साहब कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, वो ये आउट ऑफ बॉक्स जो हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पिछले 3-4 महीने में जो हमारा इंपोर्ट का बिल रहा है वो हमारा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बढ़ चुका है और वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की ये है कि गवर्नमेंट किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, और जब आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, वो इंपोर्टर को भी नाराज नहीं करना चाहते, वो ये भी नाराज नहीं करना चाहते कि कुकिंग ऑयल जो हमारा आ रहा है उसमें हम अपने आप को सब्स्टिट्यूट करें। वो ये भी कहना नहीं चाहते कि अगर हमारी बिजली की, अगर हमारी एनर्जी के लिए इंपोर्ट ज्यादा हो रही है तो मार्केट को 6 बजे बंद कर दे। देखिए वशीर साहब, बात ये है ना कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट हर जगह गुडी गुडी खेलना चाहती है। जब गुडी गुडी खेलेगी तो नहीं हो सकता। आप बिजली बनाने के काबिल नहीं है क्योंकि आपके पास बिजली बनाने के पैसे नहीं है, आपके पास ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि आप बिजली के लिए ज्यादा इंपोर्ट करें या अभी डैम तो नहीं बन सकता 4 दिन में। इसका इलाज ये है कि आप बिजली की कंजम्पशन कम करें और जो नेचुरल लाइट है दिन के टाइम में वो लाइट को इस्तेमाल करें। हमारे बाजार सुबह खुलते हैं 12 बजे और रात को 2 बजे बंद होते हैं। गवर्नमेंट को ये ऐलान इमीडिएटली करना चाहिए कि कोई भी बाजार 6 बजे के बाद नहीं खुलेगा। तो पूरे पाकिस्तान में लोग, तो मेरा मकसद कहने का बशीर साहब ये है कि ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान की और गवर्नमेंट में अब ताकत नहीं रही है कि वो अपनी सोसाइटी को साथ लेके चल सके। मईशत जो होती है वो सोसाइटी को साथ लेके चलने से बनती है। अब सोसाइटी गवर्नमेंट की रिट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और गवर्नमेंट उस रिट को एक्सेप्ट करा नहीं पा रही है। मेरा कहने का मकसद है कि अब इस वक्त इमीडिएटली हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी बिजली की खपत कम हो तो हम अपनी ऑयल का इंपोर्ट का बिल कम कर सके। हमारी बिना वजह की जो इंपोर्ट है उनको कम किया जाए। हमने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बोस्तान साहब कि 100% मार्जिन पे इंपोर्ट कराएं। क्यों नहीं करते मार्जिन पे इंपोर्ट? और ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अच्छी खबर ये है, मैं आपको कहना देना चाहता हूँ कि मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग अभी रिसेंटली हुई IMF वालों के साथ, इनफॉर्मल, और मैं उनके बारे में सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें वो लोग पाकिस्तान के मसाइल से में इम्पार्शियल हैं। इम्पार्शियल का मतलब ये इनसेंसिटिव है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि जी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं हमें बता दें, अगर हमें समझ आया तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हमें नहीं समझ आया तो रिजेक्ट कर देंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम उनको अपनी सही हालत नहीं बताते और हम कोशिश करते हैं कि हम ये बताएं कि हमारा कंबल फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल साबुत है।
जब जब कंबल फटा हुआ है तो उन्हें बताया कि कंबल फटा हुआ है। उनकी जो मेरी जो मुलाकात अभी रिसेंटली हुई, उनके साथ इनफॉर्मल थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि जी आप लोग बताएं कि आपके प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके प्रॉब्लम हमें समझ आए कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, ठीक। तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर आप अपने चीजों को सामने लाएं, आप अपने पोजीशन को लेकर आए, और आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट को ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक मैं है। बेग साहब की इस बात से डिसएग्री करता हूं। अगर हम ये कहेंगे कि आईएमएफ इस एजेंडे पर आया है कि पाकिस्तान को तबाह किया जाए, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। हो सकता है वो सही कह रहे हो, मगर ये तो फिर हम एक बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम की बात करेंगे। मैं अभी इस पैराडाइम में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है। मैं समझता हूं कि ट्रस्ट गैप है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स करना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप जी बेग साहब? बिल्कुल। शबर जैदी साहब जो है ना बड़े मोहतरम हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो नेक नियति के साथ कर रहे हैं। और लेकिन हमारी आपकी जो नेक नियति है वो नॉट नेसेसरीली कि वो वही चीज़ वहाँ पे भी कहीं पे है। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल चीज़ें देख के बात कर रहा हूँ। मुझे भी इनसाइड स्टोरी नहीं पता। इनकी आईएमएफ के लोगों से मुलाकात हुई है, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई होंगी, लेकिन हकीकत बात यह है कि मुझे ये मैं अपने आर्टिकल्स में भी लिखता रहा हूँ। जब ये 7.25% पे गया था एक्सचेंज रेट, उस वक्त भी मैंने लिखा था कि जी आज करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, और मुझे उसकी जो रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको कहते हैं उसके मुताबिक ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। और उसके बाद मैंने कहा ये होगा ये कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली सेम हैपेंड। और उसके बाद अभी ये एक्सपेक्टेड था कि ये और एक्सचेंज रेट मतलब होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, पॉलिसी रेट। और अब देखिएगा, मैं एक वैसे डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ कौम को। मेरा ये ख्याल है कि ये जो नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है स्टेट बैंक की, इसमें मुझे शक ये है कि ये 8:45 से 9:45 पे चला जाएगा एक्सचेंज रेट, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 9:45 पे कर दिया जाएगा, और ज़्यादा हमारी जो करेंसी है थोड़ी सी और डिप्रिशिएट हो जाएगी। और इस सारे चीज़ों का मकसद क्या है, जिस बात पे मैंने कहा कि केयरफुल स्ट्रेटेजिक रिव्यू चाहिए एट पॉलिसी लेवल, एट गवर्नमेंट लेवल। क्योंकि मुझे शक ये है कि ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से चलती रहीं तो खुदा ना खास्ता ये हमारा जो इन्फ्लेशन है ये हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ना चला जाए। और इसलिए इसको बचाने के लिए अच्छी खबर ना देना बेग साहब। नहीं, मैं अच्छी खबर देना चाहता, मैंने थोड़ा जब कोई सपोर्ट करे ना स्टेट बैंक। मलक साहब, वेरी क्विकली मुझे बताएं कि डॉलर जो है कोई 200 तक पहुंच जाएगा? क्योंकि अच्छी खबर मैं भी नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मन नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा। ये ना कल 250 हो जाए। अब आप हर बंदे को कह रहे हैं अच्छी खबर दें, और फिर बुरी खबर सुनाने के लिए मुंतज़िर हैं। मैं तो कह रहा, तो ऐसा तो नहीं करें खुदा के लिए। मैं तो तानू इस हस्ते कह रहा कि शायद तुसी मैनू कोई अच्छी खबर सुना दो। नहीं, अच्छी खबर है, माशाल्लाह अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर ये है कि इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जैसे कहा है कि हम आईएमएफ से बहुत जल्द मुज़ाकरात को खुशखबरी को हमको सुनाएंगे। तो ये अच्छी खबर है, चलो सुनने में तो आ रही है ना, आएगी। अच्छा। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने चाइना से रिक्वेस्ट की है, जो कि ML1 रेलवे का मंसूबा है पाकिस्तान का $7 अरब का, चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना है, और एक एनर्जी का मंसूबा है $5 अरब का। तो ये $12 अरब हुकूमत ने डिस्कस की है। उन्होंने नीम रजामंदी भी जाहिर की है कि पाकिस्तान को हम 1% पे लोन दे देंगे एडवांस। अच्छा। तो ये अगर हो जाता है तो पाकिस्तान हुकूमत ने ये बैकअप बनाया हुआ है, तो फिर IMF अगर नहीं भी देगा तो हमारी पाकिस्तान क्राइसिस से निकल आएगा। और फिर उसमें जो डेडलॉक है, चाइना कहता है कि हमने जो एनर्जी के मंसूबे पहले आपके पास लगाए थे उसमें से 250 अरब हमारा अभी तक बकाया है, वो आपने डेट सर्कल में डाला हुआ है। तो हमें इस डेट सर्कल में ना जुकड़ें, हमारे जितने भी एनर्जी के पैसे हमें कैश दें। तो हुकूमत ने कहा कि हम वादा करते हैं आपसे इंशाल्लाह जो भी आपके एनर्जी की पेमेंट है वो बर वक्त अदा की जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। इसी तरह वापटा ने $26 अरब के मंसूबे शुरू कर दिए हैं और अगले 5 साल में होने हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा इस्लामी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को $76 करोड़ दिए ऑयल को गैस खरीदने के लिए। एशिया डेवलप बैंक ने कोई $70 करोड़ दिए वैक्सीन खरीदने के लिए। तो ये सारी अच्छी खबरें हैं। आने वाले दिनों में इसका असर आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह रुपये भी मजबूत होगा, हमारे रिजर्व भी बेहतर होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो महंगाई के जो मैं बात हर आदमी परेशान है इससे,
ये दरअसल हमने बैकअप नहीं बनाया। जब कोविड आया था तो कीमतें निचली सतह पे चली गई और डॉलर का एक वक्त ऐसा भी था $40 से भी कम हुआ, आज वो बढ़ के $85 के करीब हो गया। और जो खबरें आ रही हैं आने वाले दिनों में जून तक ये $100 से ऊपर चला जाएगा। तो अभी से हमने बैकअप बनाना है। हमारी गैस देख लें, 4 अरब क्यूबिक फुट डेली हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 1.25 अरब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसका भी हमने कोई बैकअप नहीं बनाया। अगर सर्दी में भी से हमने वो लाल उसके झंडी गैस दिखा का दी मेरे है पास कि एक इलाज गैस है छोटा मलिक होगा। साहब, आइंदा इस साल के लिए तो नहीं, अगले साल क्या के लिए गैस? मेरे पास एक बंदा है। और जो गैस की जो शॉर्टेज है अच्छा, तो अगले अभी- साल, क्योंकि इलेक्शंस विल बी राउंड द कॉर्नर, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ ये बात कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के अगले आगे इलेक्शन आने हैं और करीब होंगे इलेक्शन, तो उस वक्त अगर गैस की शॉर्टेज हुई तो बड़ा रोला पड़ जाना है। तो मेरे पास एक बंदा ज़रूर है इसी स्टूडियो में बैठा हुआ है और वो उसको मैनेज कर सकता है कि आइंदा अगले साल, आज तो इस साल तो नहीं हो सकेगा, अगले साल मैनेज कर सकता है कि गैस का क्राइसिस ना हो। उसके पास पूरी एक स्ट्रेटजी है। मैं दस रहे हैं मलिक साहब, तानवी दस रहे हैं, शबर भाई आपको भी बता रहा हूँ, शबर भाई आपको भी बता रहा हूँ, और मलिक साहब तानवी दस रहे हैं, अरसल आपको भी बता रहा हूँ। तो केड़ा बंदा रह गया पीछे? बेग तो साहब। अभी उसको बोले राणा साहब, उसको बोले ये गिदड़ सिंह ये भी दिखा दें ताकि ए बैठा है ताड़े कोल, ए सामने बैठा जे, ए जनाब हसन बेग साहब बैठे हैं ताड़े हाँ जी, सर बिल्कुल शेयर कर क्योंकि हसन लेंगे, बेग शेयर साहब कर बोले ना लेंगे कुछ, राणा प्लान साहब पूरा। बड़ा अलान आपका नाम ले रहे हैं। नहीं नहीं, इनकी मेहरबानी है, ये दोस्ती में कह रहे हैं। इन्होंने ਜਿਹੜੀ स्ट्रेटजी है वो मेरे ਨਾਲ शेयर ਕੀਤੀ है, ਹੁਣੇ प्रोग्राम तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी शेयर कर लेंगे। ठीक है मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी आप अच्छा, सबका। चलो, हसन बेग साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बर भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अरसल आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा अरसल, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें और भी पूछनी है और नीटी ग्रीटीज़ में जाना है, फिर दोबारा तफसीलन बात ज़रूर करूँगा आपसे। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।